राकेश टिकैत के रोने के पीछे कहीं न कहीं खालिस्तानी एंगल है। किस तरीके से देखते हैं? देखिए, बिल्कुल बहुत सही प्रश्न आपने किया है। मुझे भी जिस खालिस्तानी एंगल का आप बात कर रहे हैं, जब हम खालिस्तानी एंगल का चर्चा करते हैं तो मुझे कुछ दूर पीछे जाना पड़ता है। पीछे इन द सेंस, जब यहाँ पर जर्नैल सिंह भिंडरावाले थे। जब जर्नैल सिंह भिंडरावाले का हम चर्चा करते हैं तो कौन जर्नैल सिंह भिंडरावाला, जिसको यहाँ पर बढ़ाने का कार्य इंदिरा गांधी ने ही किया था और उसी का शिकार हो गई थी। वो खालिस्तानी ग्रुप के समर्थक जिन्होंने पंजाब के उस समय के तत्कालीन एक मुख्यमंत्री को मारने का कार्य किया था। वो खालिस्तानी ग्रुप के समर्थक जिन्होंने उस समय के पंजाब केसरी के संपादक को मारने का कार्य किया था। तो जो लोग किसी बहुत बड़े चैनल के संपादक को, किसी बहुत बड़े अखबार के संपादक को, किसी सीएम को और उससे भी बड़ा देश चलाने वाले पीएम को उस जर्नैल सिंह भिंडरावाले के सोच से प्रेरित होकर मारने का कार्य कर सकते हैं, उनके लिए राकेश टिकैत कौन सी बड़ी चीज़ है? इसका कोई कहीं वैल्यू ही नहीं है। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मैंने भी कुछ आर्टिकलों को पढ़ा विभिन्न पोर्टलों के माध्यम से, जहाँ ऐसा हमें पता चला कि कहीं ना कहीं ये जो आंसू हमने देखे राकेश टिकैत के आंखों में, ये आंसू दिखावा के आंसू नहीं थे। वो दबाव में रोए थे। और किसके दबाव में, ये मैं आपको पत्रकार महोदय बताना चाहता हूँ। ये दबाव था तथाकथित वैसे खालिस्तानी लोगों का जो समर्थन करते आए हैं इस आंदोलन को, इस आड़ में कि कहीं ना कहीं हम फिर से खालिस्तान बनाने के एक मूवमेंट को खुलकर सपोर्ट करने का कार्य करें। ये दबाव था वैसे लोगों का जो कहीं ना कहीं से उस आंदोलन में, चाहे गाजीपुर बॉर्डर हो या सिंघू बॉर्डर हो या टेकरी बॉर्डर हो, फंडिंग करने का कार्य किए हैं कि कहीं ना कहीं अभी जो सरकार बैठी हुई है सत्ता में, उसको इधर उधर करने का हम कार्य करें। ये दबाव था वैसे विपक्षी पार्टियों का, जो कहने को तो विपक्षी पार्टियां हैं लेकिन इस देश में, इस देश की शांति, सौहार्दपूर्ण और समरसता में आग लगाने के लिए न जाने कितने षड्यंत्र और खड़यंत्र करते रहती है। अब एक इंसान जो आज तक एक विधायक का चुनाव न जीत पाया हो, वो इतने बड़े बड़े पॉलिटिकल ओपोनेंट्स का, देश के नेशनलिस्ट ओपोनेंट्स का, और जब मैं नेशनलिस्ट ओपोनेंट्स का बात कर रहा हूँ तो समझने की जरूरत है कि नेशनलिस्ट ओपोनेंट्स का मतलब टेररिस्ट। जो देश का विरोधी होगा वो देशद्रोही होगा, और जो देशद्रोही है वो आतंकवादी है। ये तो डिफिनेशन क्लियर है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। तो ये कि इंसान जो ना विधायक का चुनाव जीत पाता है, ना संसद का चुनाव जीत पाता है, वो कहाँ से इतने बड़े बड़े पॉलिटिकल ओपोनेंट्स का और नेशनल ओपोनेंट्स का दबाव झेल पाएगा? ये आंसू उनके दबाव का देन था, जिसे राकेश टिकैत जैसे लोगों ने, आपने देखा होगा राकेश टिकैत उस दिन विभिन्न चैनलों के माध्यमों से यह बात बोल चुका था कि ठीक है, मैं अपने कुछ लोगों के साथ समर्पण करने के लिए तैयार हूँ। स्पष्ट बोला था उसने, अगले दिन भी बोला है कि मैं तो 300-400 लोगों के साथ समर्पण करने के लिए तैयार था। भाई साहब, उस समय फ़ोन आता है यहाँ पर जो बैठा हुआ है खोखूमल, अरविंद केजरीवाल, दिल्ली का मुख्यमंत्री, उसके पास फ़ोन आता है रालोद के जो सुप्रीमो है चौधरी अजीत सिंह का, और उसके बाद अचानक उसकी मंशा बदल जाती है। पता है क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ये वो लोग हैं जो लोग आपके राष्ट्र में शांति और सौहार्दपूर्ण व्यवस्था में बरकरार रखने में कहीं भी विश्वास नहीं रखते हैं। ये चाहते हैं कि राष्ट्र कुछ भी हो जाए, राष्ट्र टूट जाए, लेकिन हम अपनी स्वार्थ वाली जो सत्ता है उसको पालें। और उसका नतीजा था जो आपने देखा कि उसके बाद आंदोलन ने क्या रूप ले लिया। मैं एक बात आपसे बताना चाहूँगा। आज बहुत चर्चा हो रहा है कि सबको मिलाकर लेकर चलेंगे, इनको अलग कर देंगे, उनको अलग कर देंगे, ये जाट प्राइड है, हमारे मुस्लिम भाई हैं, हमारे सिख भाई हैं। भाई साहब, 2012 के मुजफ्फरनगर के उस समय के दंगे को क्यों ये लोग भूल जाते हैं, जब दो भाई एक लड़की को छेड़खानी का शिकार हुई थी और उसके लिए आवाज़ उठाते हैं और उनको ऐसे मारा जाता है, ऐसे मारा जाता है कि उनके बॉडी को इतना छत बिछत किया जाता है कि उनके परिवार वाले, उनके परिजन उनके बॉडी को ना पहचान पाए। कितने लोग आए थे उस समय? मुजफ्फरनगर दंगा जब हम याद करते हैं तो मैं आपको बात बताना चाहूँगा, देश में जो रोष था उसी का परिणाम था कि उत्तर प्रदेश ने खुलकर भाजपा को 2014 में वोट देने का कार्य किया था, जिसका रिजल्ट था कि 73 सीट बीजेपी लाई थी। और उसी का परिणाम था
कि 2017 में भाजपा वहाँ पर सत्ता में आई थी। पता है क्यों? क्योंकि लोगों को इस बात का एहसास हो चुका था कि देखिए, मैं एक चीज़ जानता हूँ, चाहे जाट हो या बनिया हो या राजपूत हो या पंडित हो या कुछ भी हो, हम सब पहले एक हिंदू हैं। और लोगों ने इस बात को समझने का कार्य किया था कि अगर इस राष्ट्र में हिंदुओं का कोई रक्षा कर सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई दूसरा विकल्प इस राष्ट्र में नहीं है। आपको मैं उस समय का एक घटना याद दिलाना चाहूँगा पत्रकार महोदय। जब मुजफ्फरनगर दंगे में उत्तर प्रदेश सुलग रहा था, लग रहा था पता नहीं कब कोई नया डिस्ट्रिक्ट में अटैक हो जाए, क्या से क्या हो जाए। दिल्ली से मनमोहन सिंह भी गए थे, सोनिया गांधी भी गई थी, लेकिन पता है ये किन के घर गए थे? ये हमारे जाट भाइयों के घर नहीं गए थे। ये जो तथाकथित शांति दूत जिनको हम बोलते हैं, उनके घर पर जाकर और उनको बचाने का, उनको पालने पोसने का, उनको पुचकारने का, उनको दुलारने का इन्होंने कार्य किया था। आज ये लोग जाटों के हितैषी हो गए हैं। चौधरी चरण सिंह के बेटे चौधरी अजीत सिंह जी, ये अपने आप को बहुत बड़ा जाटों का नेता बताते हैं, बहुत बड़ा जाटों का नेता बताते हैं। आजकल वो कार्य इनके बेटे चौधरी जयंत सिंह कर रहे हैं। एक बात हमें आप बताइए, किस पर केस हुआ था 2012 के मुजफ्फरनगर दंगे में? संजीव बालियान, सुरेश राणा, संगीत सोम, किस पार्टी से आते हैं ये? मतलब जब हिंदुओं की बेइज्जती हो, जब हिंदू मारे जाएं, तो वहाँ पर आगे बढ़कर जो मोर्चा संभाले, जो आपके अन्याय को न्याय में बदले, वो भारतीय जनता पार्टी के लोग, तो वहाँ पर वो कम्युनल हो जाते हैं। हम अपनों की रक्षा करके कम्युनल हो जाते हैं। और आप तथाकथित शांति दूतों को, जो बर्लिन से लेकर अफगानिस्तान तक और पाकिस्तान से लेकर म्यांमार तक, यूएसए, यूके, जर्मनी, फ्रांस, कहाँ कहाँ सिर्फ उनका काम ही है आतंकवादी और आतंकवादी गतिविधियों को आगे बढ़ाने का उनका कार्य ही है। ऐसे लोग आपके हितैषी हो जाते हैं, ऐसे लोग सेकुलर हो जाते हैं। कौन सा सेकुलर और कम्युनल का ये डिफिनेशन है? और फिर वही हो रहा है। आपने देखा होगा कि मुजफ्फरनगर के सिसौली में नरेश टिकैत ने अपने भाई के लिए महापंचायत बुलाया था। मुझे बड़ी दुख हुआ। दुख मुझे इस बात का नहीं था कि वहाँ पर किसान कुछ पहुँचे थे। दुख मुझे इस बात का था कि जो लोग बता रहे थे कि ये आपके अपने नहीं हैं, जो लोग बता रहे थे कि ये कम्युनल हैं, जो लोग बता रहे थे कि हमारा इनसे कोई वास्ता नहीं है, जो लोग इस शाहीन बाग के आंदोलन में एक दूसरे को, मतलब शाहीन बाग का आंदोलन आपने देखा था, सीए में क्या हुआ था? नागरिकता अगर जाती भी तो नागरिकता बाहर के मुसलमानों की जाती और फट और जल रही थी यहाँ के मुसलमानों की। मैं स्पष्ट रूप से बोलता हूँ। वैसे लोग उन जाटों के महापंचायत में, और उन जाटों को भी मैं नहीं बोलूँगा, मैं राकेश टिकैत के लिए महापंचायत का नाम लूँगा। वहाँ पर क्या नारा लगा था साहब? जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल और अल्लाहू अकबर। क्या जाट हिंदू नहीं है? क्या वहाँ जय श्री राम का नारा नहीं लग सकता था? अब आप इमेजिन कीजिए कि ये लोग का क्रोनोलॉजी क्या है, ये लोग का षड्यंत्र क्या है। किसी जगह पर आप जाते हैं और वहाँ पर जाकर आप अल्लाहू अकबर का नारा लगाकर आप तो वहाँ पर इस्लाम को मजबूत करने का कार्य कर रहे हैं। हिंदुओं को तो आप दरकिनार कर रहे हैं। लेकिन उनसे ज़्यादा दोषी तथाकथित ये हिंदू लोग हैं, जो लोग अपने स्वार्थ के आड़ में अपने धर्म को धंधा का रूप दे चुके हैं। और ये लोग ऐसी जहर वाली विषैली मानसिकता जब तक रहेगी, आप इस बात को विश्वास कीजिए कि हमारे कौम का कभी कुछ नहीं हो सकता है। आज एक इंसान बैठा हुआ है प्रधानमंत्री के रूप में जो राम मंदिर बनवाता है। आज एक इंसान सन्यासी बैठा हुआ है उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में, जिसके लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास ही सब कुछ है। वो आपके लिए गलत हो जाता है। उसको हटाने के लिए आप षड्यंत्र रच रहे हो, आप तरह तरह के षड्यंत्र कर रहे हो। और आप साथ किसका देना चाहते हो? जो बोलता है कि इस देश के रिसोर्सेज पर, इस देश के संसाधनों पर सबसे पहला हक मुसलमानों का है, अल्पसंख्यकों का है। वैसे लोगों का साथ देकर आप सेकुलरिज्म का डिफिनेशन यहाँ पर दे रहे हो। महाराज, हम लोग वसुधैव कुटुंबकम का नारा देने वाले लोग हैं। हम लोग डेली सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया करने वाले लोग हैं। तो हम जहाँ सबकी भलाई के बारे में सोचते हैं तो हम कम्युनल हो गए, और जहाँ पर देश से भी पहले अपने धर्म को रखा जाता है वो सेकुलर हो गए। अगर हम सबका रक्षा करते हुए, अगर हम वसुधैव कुटुंबकम बोलते हुए कम्युनल कहलाते हैं, तो हमें वैसा कम्युनलिज्म और कम्युनल कहलाना बार बार पसंद है, और हम अपने आप को कम्युनल कहते रहेंगे। और एक बात और मैं बताना चाहता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से राकेश टिकैत जैसे लोगों को
भाई साहब आप विश्वास कीजिए, चाहे वो 2007 का विधानसभा का चुनाव हो या 2014 का लोकसभा का चुनाव हो, जैसे अमरोहा की जनता ने इनको जवाब देने का कार्य किया था, यहीं की जनता 2022 में उत्तर प्रदेश का चुनाव आ रहा, 2024 में फिर लोकसभा का चुनाव आएगा, यहीं की जनता इनको ऐसा जवाब देगी कि इनको मुंह की खानी पड़ेगी और शायद फिर से इनका यही हाल होगा जो 2007 और 2014 के चुनाव में हुआ था। ये अपना डिपॉजिट नहीं बचा पाएंगे, ये अपना जमानत नहीं बचा पाएंगे। एक बात और, आजकल बड़ी एक नाम चर्चा में है, दीप सिंधु। क्यों? क्योंकि उसका एक फोटो वायरल हो गया प्रधानमंत्री जी के साथ और गुरदासपुर के जो सांसद हैं सनी देओल साहब के साथ। एक बात हमें बताइए, जो इंसान 2007 का चुनाव लड़ा हो, जो इंसान 2014 का चुनाव लड़ा हो राष्ट्रीय लोक दल के साथ, और उसके गठबंधन में कौन था? कांग्रेस। याद कीजिए 2014 का चुनाव को। आप किसी पार्टी से चुनाव लड़ते हो और गठबंधन में कांग्रेस हो, उसके बावजूद आप क्या हो? किसान हो। और दूसरा इंसान किसी के साथ एक फोटो खिंचवाकर इतना बदनाम हो जाता है कि पार्टी पूरी बदनाम हो गई, बीजेपी का इसमें हाथ है। अब मैं एक बात बताऊंगा, अगर आप बोलते हो कि बीजेपी की हाथ है वहां पर क्योंकि उसका सनी देओल के साथ कोई फोटो वायरल हो गया, पहले तो मैं वैसे अतिताइयों का समर्थक नहीं हूं। आप दीप सिंधु को फांसी दे दो, मैं आगे बढ़कर आपका स्वागत करने का कार्य करूंगा। सबसे पहले आपका स्वागत करने का कार्य करूंगा, क्योंकि उसने गलती किया है और उसकी सजा उसको मिलनी चाहिए। लेकिन सिर्फ एक दीप सिंधु के आड़ में कोई और जितने सारे मुजरिम हैं वो नहीं बचने चाहिए। आपको अगर किसी को सजा देना है तो उन सारे कल्प्रिट्स को सजा दो जो उस लाल किले के इस हादसा के लिए और हिंसा के लिए जिम्मेदार हैं। दूसरी बात, हम क्यों ना बोलें कि ये कांग्रेस का एक तैयार किया हुआ प्रोपेगेंडा है, ये विपक्षी दलों का तैयार किया हुआ प्रोपेगेंडा है। गुरनाम सिंह चढ़ोनी, सबको पता है किस पार्टी से चुनाव लड़े थे। योगेंद्र यादव 2014 में गुरुग्राम से चुनाव लड़े थे आम आदमी पार्टी से। राकेश टिकैत के बारे में आपको मैंने बताया है। तो यहाँ पर तो आप भाई साहब देख रहे हो। उसके साथ साथ देखिए एक और नाम मुझे याद आया, हन्नान मुल्ला। 8 बार ये सांसद रह चुके हैं CPIM से। ये तमाम लोग जो किसी न किसी पार्टियों के साथ अपनी राजनीतिक स्वार्थ को सिद्ध करने का आज तक कार्य कर रहे हैं और किए हैं और पता नहीं कब तक करते रहेंगे, ये लोग किसान हो जाते हैं। और एक कोई भी इंसान, वो कल्प्रिट है, उसके साथ जो मन है वो कर दो। उसका किसी के साथ फोटो वायरल हो जाता है तो ये कौन सी दोहरी नीति है भाई कि वो बीजेपी का एजेंट हो जाता है, वो बीजेपी वाला हो जाता है। इस बात को तो राष्ट्र की जनता को समझने की आवश्यकता और हमारे जैसे लोगों को समझाने की आवश्यकता है। दूसरी बात, आपने तमाम ऐसे पत्रकारों को देखा होगा, पत्रकार महोदय, जब USA में अभी हिंसा की घटना हुई थी कैपिटल हिल में, इफ आई एम राइट, कैपिटल हिल में जो घटना हुई थी, जानते हैं ये खबीस कुमार लोग जैसे लोग क्या बोल रहे थे? ये लोग बोल रहे थे कि वहां पर जो घटना हुई है उसके जिम्मेदार डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक लोग हैं। क्यों? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अपने हार को नहीं पचा पाए और उसके लिए ऐसा करवा रहे हैं। अब अगर USA में कोई घटना होती है, उसके जिम्मेदार डोनाल्ड ट्रंप और डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक हैं, तो भारत में कोई वैसी शांति व्यवस्था को भंग करने का घटना हो रहा है तो उसके जिम्मेदार यहाँ पर अपोजिशन पार्टी में बैठे हुए लीडर और उनके समर्थक क्यों नहीं? मैं पूछता हूँ और इसका जवाब मुझे चाहिए यहाँ के लोगों के द्वारा। आइए जवाब दीजिए हमें, ये क्या चल रहा है? राष्ट्र सर्वप्रथम होता है। राष्ट्र को आगे बढ़ाने वाला इंसान ही हमेशा आगे बढ़ता है और तरक्की करता है, नहीं तो राष्ट्र की जनता देख रही है। और आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। आजकल एक नया ट्रेंड सेट हुआ है। आज वही राजनीति में आगे बढ़ सकता है जिसके अंदर सच्चाई है, क्योंकि आप कोशिश करके किसी न किसी विपक्षी पार्टियों के हीरो तो बन जाओगे कुछ दिनों के लिए, लेकिन जो देश की जनता देख रही है, देश की जनता का जवाब आप नहीं दे पाओगे जब आपसे क्वेश्चन किया जाएगा। मैं भी देश का नागरिक हूं, मैं तो खुलेआम पूछ रहा हूं कि USA में जो घटना हुआ कैपिटल हिल में, उसके जिम्मेदार जब डोनाल्ड ट्रंप और उनके समर्थक हैं, तो भारत में जो 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के दिन घटना हुआ उसके जिम्मेदार विपक्षी पार्टी के नेता और उसके समर्थक क्यों नहीं? मुझे जवाब चाहिए। सवाल तो ये भी हो रहा है सर, जिस तरीके से लगातार किसान आंदोलन की जो रूपरेखा बदल रही है, अब आगे क्या? मैं आपसे एक बात बता रहा हूँ, हमारे साइड एक कहावत है, जो ढिबरी होती है ना, ढिबरी, वो बुझने से पहले बहुत फड़फड़ाती है।
मतलब जब ढिबरी फड़फड़ाने लगती है तो समझ जाइए कि उसके बुझने का टाइम आ गया है। यही इस किसान आंदोलन में हो रहा है। किसान आंदोलन समाप्ति के कगार पर है। आपने सिंघू बॉर्डर पर 2 दिन पहले देखा क्या हुआ था। भाई साहब, ये कैसे किसान हो सकते हैं जब किसी पुलिस वाले को तलवार से मार रहे हैं।